चलिए, इनकम फ्रॉम सैलरीज सेक्शन बताइए कहाँ से कहाँ तक इनकम फ्रॉम सैलरीज का? 15 to 17, इफ नॉट नाउ व्हेन। चलिए, ये पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज, और हर एक हेड का पहला सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन है, जहाँ पर ये पता लगता है कि वो वाली इनकम वो किस हेड की है, वो ये वाला सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन बताएगा। और हमने कहा था हर एक हेड का घर है और घर के दरवाजा है, और ये दरवाजे के अंदर नॉक नॉक करेगा, अंदर से आवाज आएगी कौन हो तुम, यानी कि नेचर ऑफ इनकम बताओ। और सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? इफ वेयर देयर, कौन सी इनकम सैलरी में जाएगी? वेयर देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, और कैसे पता लगेगा रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है? एम्प्लॉयर के पास राइट है एम्प्लॉय को बताना कौन सा काम है और कैसे करना है, और एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो दैट। तो वेयर एन इंडिविजुअल इज बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर, इट इज सेड दैट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब दूसरा सवाल आता है चार्जिंग सेक्शन में कि वो इनकम कब टैक्सेबल है। तो सैलरी की इनकम कब टैक्सेबल है? सैलरी इज चार्ज टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस, विच एवर मैच्योर्स अर्लियर। लेकिन 4 एक्सेप्शन बताया था जहां पर सैलरी इनकम इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीट बेसिस। नंबर 1 एडवांस सैलरी, नंबर 2 बोनस, नंबर 3 सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, एंड नंबर 4 एरियर्स ऑफ सैलरी इफ सैलरी इज इंक्रीज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फिर हमने जब किया था तो हमने कहा था परक्विजिट्स में ड्यू और रिसीट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। परक्विजिट इज टैक्सेबल ऑन प्रोवाइडेड बेसिस। प्रोवाइडेड का मतलब क्या बताया था? मेकिंग अवेलेबल फॉर यूज। लेकिन LOEA याद है? बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा, रीइंबर्समेंट पेड बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ये बताया था। और ई का था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और ए था अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने सैलरी को 4 पार्ट में डिवाइड करते थे। बेसिक सैलरी जो फुल्ली टैक्सेबल है, अलाउंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। सबसे ज्यादा टैक्स बेसिक सैलरी में, उससे कम टैक्स अलाउंसेस में, उससे भी कम टैक्स परक्विजिट्स में, उससे भी कम टैक्स रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में। और अलाउंसेस में सबसे पहले कर लेते हैं। अलाउंसेस में हमने बताया था 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो अलाउंसेस है। पहला, कैश में मिल रहा हो, पर्टिकुलर पर्पस में मिल रहा हो और फिक्स होकर मिल रहा हो। जैसे मील अलाउंस 200 पर मंथ, ये क्या है? मील अलाउंस, नाम से ही पता लग रहा है ये पर्टिकुलर पर्पस मील के लिए फिक्स करके उसको कैश में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अलाउंस। लेकिन अगर रिइंबर्समेंट ऑफ मील बिल है तो ये फिक्स करके नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? परक्विजिट हो जाएगा। और अलाउंसेस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, फिर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंस एंड पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो हम लोग सबसे पहले फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में 3 किया था हमने। सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में किया था, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन है और वर्किंग अब्रॉड है, तो इसके अलाउंस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का सिर्फ अलाउंस एग्जेम्प्ट है, बाकी बेसिक सैलरी और परक्विजिट्स टैक्सेबल है, और यूएनओ एम्प्लॉयज का सब कुछ एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का हमने परक्विजिट्स में भी कुछ परक्विजिट्स हमने एग्जेम्प्ट किया था, जैसे अकोमोडेशन और कार फैसिलिटी एग्जेम्प्ट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में हमने लिखा था स्कोप ड्राफ्ट, एस से सर्वेंट अलाउंस, सी से सिटी कंपल्सरी, ओवर टाइम, प्रोजेक्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, रूरल अलाउंस, एब्सेंट अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस एंड टिफिन अलाउंस। और भी अलाउंसेस है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मैरिज अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, हॉलीडे होम अलाउंस, फिजिकली फिट अलाउंस, लंच अलाउंस, ब्रेकफास्ट अलाउंस और डिनर अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे खर्चा करे या ना करे। फिर स्पेशल अलाउंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एग्जाम्पशन, कितना एग्जाम्पशन है? जितना वो खर्च करेगा उतना एग्जाम्प्ट है, ऑफिशियल पर्पस के लिए या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए खर्च करेगा तो भी एग्जाम्प्ट है। इसका हमने एक्रोनिम बनाया था थार डक। टी से ट्रांसफर अलाउंस, एस से हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रेवलिंग अलाउंस। इन सबका हमने एग्जाम्पल से मतलब भी बताया था। पार्ट 2 में 3 बताया था आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप टू 1600 पर मंथ इज एग्जाम्प्ट एंड 3200 पर मंथ अगर डिसेबल्ड है तो। और ये खर्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खर्चा 1600 से ज्यादा भी होगा तो भी 1600 एग्जाम्पशन, 3200 से भी ज्यादा होगा तो भी 3200 ही एग्जाम्पशन मिलेगा, और अगर कम ही मिल रहा है तो कम एग्जाम्पशन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू ₹100 पर मंथ इज एग्जाम्प्ट, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस अप टू 300 पर मंथ इज एग्जाम्प्ट, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और एक आउटस्टेशन अलाउंस है और 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट। ठीक है,
फिर पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में सिर्फ HRA आ रहा था, हमने कहा था मैक्सिमम एक्चुअल फॉर्मूला, मैक्सिमम कितना है 50% ऑफ सास अगर वो मेट्रो सिटी में है, अदरवाइज 40% ऑफ सास। A फॉर एक्चुअल HRA रिसीव और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सास। सास का मतलब बताया था बेसिक सैलरी प्लस DA इन ब्रैकेट, यानी कि DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड कमीशन इफ का मतलब इफ इट इज बेस्ड ऑन सेल्स टर्नओवर एंड सेल्स टर्नओवर इज अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। इन तीनों में से जो लिस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम डिडक्शन में आ गए। तो डिडक्शन में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 तो डिलीट हो गया है, 2 और 3 है। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस, हमने स्कोप ड्राफ्ट में कहा था एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। और कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम एक्चुअल फॉर्मूला, मैक्सिमम 5000 और 5000 लमसम है। और जहां पर HRA में सास मंथली बेसिस पे, तो एक्चुअल भी मंथली बेसिस पे होगा, और ये फॉर्मूला भी रेंट पेड भी मंथली और 10% ऑफ सास भी, तीनों मंथली होगा तभी कंपेयर होगा लिस्ट। और यहां पर अगर तीनों लमसम होगा तभी कंपेयर हो सकता, तो मैक्सिमम 5000 एक्चुअल एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी भी आपको लमसम लेना, लीस्ट इज डिडक्टिबल। और हम एग्जाम्पशन नहीं लिख रहे, इसका मतलब पूरा एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, फिर ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन होगा। HRA में क्या हो रहा है? ऊपर ही ऐड हो रहा है, ऊपर ही माइनस हो रहा है, क्योंकि डिडक्शन है, पहले ऐड हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3)(i) प्रोफेशनल टैक्स ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स और ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या है? ये किस बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा? पेड बेसिस पर मिलेगा, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में इसका माइनस होगा। और अगर एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के बिहाफ में तो ये परक्विजिट माना जाएगा, तो पहले ऐड होगा फिर माइनस होगा। और इस बार मई 2017 के CIPC एग्जाम में ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका आया भी था। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे परक्विजिट्स पे। हमने परक्विजिट्स की टैक्सेबिलिटी के लिए एम्प्लॉय को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में हमने बताया था 3 कंडीशंस है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब हमने क्या बताया था कि कंपनी के रिसोर्सेज को ये कंट्रोल करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम परक्विजिट इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। पहला एम्प्लॉय प्लस डायरेक्टर, दूसरा एम्प्लॉय प्लस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में है, और क्या कहता है? एन एम्प्लॉय होल्डिंग एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर इन ए कंपनी। और तीसरा क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी लेस सैलरी इन काइंड। अब आपको याद होगा हमने बताया था परक्विजिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे, फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट और डायरेक्ट पेमेंट, अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड इन कैश और इन काइंड। तो फैसिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? एम्प्लॉयर ने दुकान ही खोल दिया तो पेमेंट इन काइंड है। रीइंबर्समेंट में एम्प्लॉय के नाम पे बिल है, पेमेंट इन कैश है। डायरेक्ट पेमेंट में भी एम्प्लॉय के नाम पे बिल है, लेकिन एम्प्लॉयर डायरेक्टली थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है। तो इसमें 2 चीजें काइंड में है, पहला फैसिलिटी और दूसरा डायरेक्ट पेमेंट। तो यहां पर लेस सैलरी इन काइंड में क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे आप? फैसिलिटी एक्सक्लूड करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट। और इनकम फ्रॉम सैलरी लेस सैलरी इन काइंड अगर 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, एग्जैक्ट 50,000 है तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक है, और अगर कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आया? मतलब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो स्पेसिफाइड, तीनों कंडीशन ना सेटिस्फाई करे तो नॉन स्पेसिफाइड। अच्छा, और का ऑप्शन? ठीक है, अब आइए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 परक्विजिट्स। हमने परक्विजिट्स की टैक्सेबिलिटी के लिए परक्विजिट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। कैटेगरी A में अफेलो, सुल, GMS, CC, EA, और कैटेगरी B में क्या था? गेट, MSC, और कैटेगरी C में अदर्स। जो मतलब कैटेगरी A में नहीं आता, कैटेगरी B में नहीं आता, वो किस में आएगा? कैटेगरी C में आएगा। तो कैटेगरी B गेट MSC है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले कैटेगरी A में A फॉर अकोमोडेशन, F फॉर फर्नीचर, L फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, O फॉर ऑब्लिगेशन, और S फॉर सेल ऑफ मूवेबल एसेट, U फॉर यूज ऑफ एसेट, L फॉर लोन, G फॉर M फॉर H फॉर C फॉर E फॉर और A फॉर अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड। A फॉर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आपको याद होगा एकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, पहला अकोमोडेशन सैलरी और दूसरा सिटी का पॉपुलेशन, है ना। और एक है कि ओन्ड है या हायर्ड है। तो अगर ओन्ड है तो अकोमोडेशन, अगर ओन्ड है यानी कि एम्प्लॉयर का खरीदा हुआ अकोमोडेशन एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा है, तो अप टू 10 लाख ऐसे सिटी में दे रहा है जिसका पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, तो 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर।
more than 10 lakh and up to 25 lakh 10% of accommodation salary is taxable, exceed 25 lakh then 15% of accommodation salary is taxable. अगर एम्प्लॉयर किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे रहा है तो हमने वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट में बताया था कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर टैक्सेबल होता है, जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा उतना एम्प्लॉय का हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा. अगर किराए पे लेके दे रहा है तो जितना किराया कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर और 15% of accommodation salary, lease rent or 15% of accommodation salary, whichever is lower is taxable. Accommodation salary में मैंने बताया था सब सारी सैलरी आती है except 3. कौन कौन से? DA not forming part of salary और दूसरा employers contribution towards provident fund और perquisites. ठीक है, तो accommodation salary shall be computed on due basis for the period accommodation is occupied by employee. Accommodation salary equal to basic salary plus DA in bracket यानी forming part of salary plus commission plus और commission में चाहे turnover वाला हो या fixed हो सारे आएंगे. All taxable allowances, fees, accommodation salary do not include perquisites, employers contribution towards provident fund and DA not forming part of salary. ठीक है, अगर एम्प्लॉय को होटल में रहने के लिए देता है तो 24% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल. लेकिन एग्जाम कब होगा? जब दो कंडीशन है, एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है एक सिटी से दूसरे सिटी और 15 दिन तक का एग्जाम्शन है. तो एग्जाम फॉर अप टू 15 days इफ होटल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इफ ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. ठीक है, फर्नीचर यूज करने दे रहा है तो यूज ऑफ एसेट में सब जगह सेम है. ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज टैक्सेबल. और पर एनम का मतलब बताया था 2 दिन का भी है तो टैक्सेबल होगा. तो आप 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कर लो. मान लो 1 लाख रुपए का फर्नीचर यूज करने दे रहा है तो 1 लाख का 10% 10,000 आ गया, 365 से डिवाइड कर लो तो 1 दिन का आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दिन का एसेट है. तो सिंपल ऐसे ही कैलकुलेट करना. और अगर किराए पे लेके दे रहा है तो जितना किराया है उतना टैक्सेबल है. एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो ये परक्विजिट से ड्यू बेसिस पे ऐड होगा और एटीसी में पेड बेसिस पे माइनस होगा. तो पेड बाय एम्प्लॉय डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C अगर एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय तो पहले ऐड होगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ऑन ड्यू बेसिस एंड डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑन पेड बेसिस. और इस बार मई 2017 के एग्जाम में ये भी आया था, लेकिन मैंने आपको उस वक्त जब मैं समझा रहा था तो मैंने बताया था ट्विस्ट नहीं किया. वो कर सकते थे, उन्होंने सिंपल लिखा एम्प्लॉयर इज पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ऐड किया माइनस कर दिया. वहीं अगर डेट डाल देते तो ड्यू बेसिस पे ऐड होता, पेड बेसिस पे माइनस होता. तो एक चीज ये भी था. दूसरा, अगर एम्प्लॉयर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस स्टाफ सभी एम्प्लॉयज का एक साथ, तो कलेक्टिव इंजॉयमेंट ऑफ परक्विजिट्स है. और कलेक्टिव इंजॉयमेंट ऑफ परक्विजिट्स में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है किसके हाथों में कितना प्रीमियम है, इसीलिए फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया. ठीक है. फिर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉय. ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब जो बिल है, मेडिकल बिल हो या फिर गैस का बिल हो, वाटर बिल हो या स्कूल का फीस हो या किसी भी तरह का बिल हो, वो किसके नाम पे? एम्प्लॉय के नाम पे. लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर. तो जो पेमेंट एम्प्लॉय को करना चाहिए वो पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है. तो ऑफिशियल पर्पस है तो फुल्ली एग्जाम और पर्सनल पर्पस है तो जितना अमाउंट रीइंबर्स करेगा उतना टैक्सेबल होगा. कब टैक्सेबल होगा? पेड बेसिस पे. तो वाटर बिल ये सब के लिए तो कैटेगरी बी में चल जाएंगे, एजुकेशन बिल कैटेगरी बी में चल जाएगा, मेडिकल बिल कैटेगरी बी में चल जाएंगे. ठीक है, तो हम लोग वहां भी करेंगे आपके साथ. अगर एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन मिलेगा. सेल ऑफ मूवेबल एसेट, अगेन कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. परचेज प्राइस ऑफ एम्प्लॉयर ने 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और जितना लिखा हुआ उतना ही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर आ जाएगा लेस जितने में बेचा है तो वैल्यू ऑफ द एसेट. तो परचेज प्राइस ऑफ द मूवेबल एसेट लेस डेप्रिसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर. तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटेड टू कंप्यूटर कितना? 50% WDV, मोटर कार 20% WDV, अदर एसेट 10% SLM. तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर आ जाएगा लेस सेल प्राइस ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉय माइनस करने के बाद वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ मूवेबल एसेट, इतना टैक्सेबल हो जाएगा. 2 केसेस में एग्जम्पशन है. अगर वो स्टॉक इन ट्रेड बेचता है, यानी कि सैमसंग कंपनी अपनी वॉशिंग मशीन ही कम दाम में बेचती है अपने एम्प्लॉय को, तो वो एग्जेम्प्ट है. ठीक है. और गिफ्ट ऑफ एसेट अप टू ₹5,000. फिर यूज ऑफ एसेट जैसा फर्नीचर का था वैसा ही है, लेकिन एग्जेम्पशन है. यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टेलीफोन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. नेक्स्ट,
लोन फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ओन अकाउंट। ओन अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से लोन देगा। अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट से निकाल के एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है तो वो लोन फैसिलिटी नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, किस रेट से टैक्सेबल हो? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर के बेसिस पर टैक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए एसबीआई लेंडिंग रेट एज ऑन 1 अप्रैल, SBI lending rate as on 1st April into amount of each loan outstanding on the last day of each month। ठीक है, उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल नहीं होगा? इफ एग्रीगेट ऑफ लोन अमाउंट डू नॉट एक्सीड ₹20,000। दूसरा, लोन इज टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। गिफ्ट इन काइंड है तो अप टू ₹5,000 एग्जाम फ्रॉम टैक्स, और गिफ्ट इन कैश है तो मैंने कहा था बोनस है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। एम फॉर मील फैसिलिटी। मील फैसिलिटी में क्या बताया था हमने आपको? ओन कैंटीन, अगर आप खुद का कैंटीन नहीं है तो वाउचर दे रहा है। दोनों ही केस में एग्जाम्पशन कितना है? अप टू ₹50 पर मील। और टैक्सेबल क्या होगा? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, दोनों ही केस में, है ना। और एग्जाम क्या है? टी और स्नैक्स फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, और मील प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया और एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। रिमोट एरिया का मतलब क्या बताया था? एक टाउन जिसका पॉपुलेशन 20,000 से कम है, वहां से 40 किलोमीटर का रेडियस, और उस 40 किलोमीटर के बाद जो जगह है उसको रिमोट एरिया कह रहे हैं। वहां अगर आपको मील दिया जा रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। और ऑफशोर इंस्टॉलेशन मतलब समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल के अंदर। ठीक है। एच फॉर हॉलीडे होम फैसिलिटी। हॉलीडे होम फैसिलिटी में 3 तरह के परक्विजिट्स आ रहे हैं, टूर, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन। यानी कि आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपको मुंबई काम करने भेज दिया गया 5 दिन के लिए, तो 5 दिन का जो खर्चा है, तो यहाँ से मुंबई जाने का खर्चा, वापस मुंबई में 5 दिन का रहने खाना पीने का खर्चा, वो सारा हॉलीडे होम फैसिलिटी में है। और प्रोवाइडेड और वहाँ पे रहने का खर्चा कंपनी के गेस्ट हाउस में, तो प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, यानी कोई भी एम्प्लॉय उस गेस्ट हाउस में जाके रह सकता है, तो जितना एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। और अगर सिर्फ की मैन एम्प्लॉयज को, यानी कि कुछ खास एम्प्लॉय के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया, सिर्फ वही यूज कर रहे हैं, तो वो गेस्ट हाउस अगर 5 स्टार की तरह है तो वो उस एरिया में जो 5 स्टार होटल जो रूम चार्ज लेता है उतना टैक्सेबल होगा। मार्केट फीस ऑफ सिमिलर गेस्ट हाउस और होटल इज टैक्सेबल। अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी एम्प्लॉय को भेज रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अगेन पर्सनल पर्पस है तो जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा उतना टैक्सेबल है। अमाउंट पेड और रीइंबर्स इज टैक्सेबल। ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट, लेकिन हाँ, एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन फॉर क्लेमिंग ऑफ एग्जेम्पशन, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, और एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट भी देगा। क्लब फैसिलिटी, अगेन पर्सनल पर्पस, जितना पेड और रीइंबर्स है उतना टैक्सेबल है। ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट है, प्रॉपर रिकॉर्ड। और एग्जेम्प्ट क्या है? कॉर्पोरेट मेंबरशिप इज एग्जेम्प्ट। और मैंने आपको क्रेडिट कार्ड और क्लब में मैंने 3 तरह के खर्चे बताए थे, एक इनिशियल फीस, दूसरा एनुअल फीस, और तीसरा रेगुलर एक्सपेंसेस, है ना। तो ये तीनों एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट है। लेकिन क्लब के केस में क्या हो रहा है कि अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप कंपनी के नाम पे तो इनिशियल फीस एग्जेम्प्ट है, लेकिन एनुअल फीस और रेगुलर एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाएगा। और हेल्थ क्लब फॉर ऑल एम्प्लॉइज इज एग्जेम्प्ट। ई सोप में क्या टैक्सेबल है? फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्सरसाइज डेट लेस रिकवरी इज टैक्सेबल। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में पहले ये 1 लाख हुआ करता था, अब 1.5 लाख है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 इज टैक्सेबल। तो कैटेगरी ए यानी कि अफेलो, सुल, जीएमएस, सीसी, ये हो गया। अब कैटेगरी बी परक्विजिट में क्या है? गेट एमएससी। और गेट एमएससी में पहला क्या है? गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। अब ये कैटेगरी बी परक्विजिट में हमने क्या बताया था? ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्स देगा, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्स नहीं देगा। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्स देगा कब? अगर ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बन जाएगा तो, डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर। तो इसका 2 पार्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी ओन है, यानी खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज टैक्सेबल। आउटसाइड एजेंसी से है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। हमने ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इफ गेट एमएससी इज रीइंबर्स्ड देन इट बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर। एनी अमाउंट रीइंबर्स इज टैक्सेबल इन बोथ द केसेस ऑफ एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी ओन तो टैक्सेबल कर दिया, लेकिन टैक्सेबल क्या? मार्केट फीस। टैक्सेबल होना क्या चाहिए था? अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, यानी कि जितना उस स्कूल को मेंटेन करने का खर्चा उतना टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन टैक्स क्या कर दिया? मार्केट फीस टैक्सेबल का तो एग्जम्पशन दे दिया। कितना? 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट। और अगर हायर्ड है यानी कि स्कूल को मेंटेन कर रहा है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। और एग्जेम्प्ट है तो एग्जाम क्या है? स्कॉलरशिप इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। अगर एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के लिए खर्चा कर रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सिर्फ रेलवेज और एयरलाइन के लिए बनाया गया, और रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को, एयरलाइन अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री टिकट्स या देती है, कम दाम में टिकट देती है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में 5 चीजें बताई थी। एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो एग्जाम्प्ट अप टू ₹15,000, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल्ली एग्जाम्प्ट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज इन एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल फुल्ली एग्जाम्प्ट, रीइंबर्समेंट एग्जाम्प्ट अप टू ₹15,000। और एग्जाम्पशन मिलेगा किसको? फैमिली मेंबर्स को, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। और फैमिली मेंबर्स में कौन आएगा? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओनली डिपेंडेंट। तो जब भी बॉक्स 1 बोलूंगा तो सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, और बॉक्स 2 बोलूंगा तो पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओनली डिपेंडेंट बोलूंगा। ठीक है। और ये जनरल डेफिनेशन है फैमिली मेंबर्स का, लेकिन अलग अलग जगह पर इसका डेफिनेशन चेंज हो सकता है। सर्वेंट फैसिलिटी, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल और सैलरी ऑफ सर्वेंट इज टैक्सेबल। चलिए, कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी में हमने बेसिकली 3 केसेस किए थे, और केसेस क्या थे सोच के देखो। केस एक, गाड़ी एम्प्लॉयर की खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉयर की खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉय की लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। ये 3 केसेस हमने बताए थे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। और हमने एक चीज़ बताई थी, गोल्डन रूल ऑफ परक्विजिट्स, जितना खर्च एम्प्लॉयर करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय उतना टैक्सेबल होगा। अब केस 1 में देखो, यहाँ पर कैटेगरी ए में गाड़ी किसकी? एम्प्लॉयर की, खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो यूज ऑफ कार भी टैक्सेबल हो जाएगा और रेगुलर एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो कार इज यूज होनली फॉर पर्सनल पर्पस। तो यूज प्लस रेगुलर एक्सपेंसेस, ड्राइवर भी दे रहा है तो सैलरी ऑफ ड्राइवर माइनस रिकवरी इज टैक्सेबल। लेकिन अगर मिक्स पर्पस के लिए दे रहा है गाड़ी को, यानी कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए दे रहा है, तो गाड़ी बड़ी या छोटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अप टू 1600 सीसी 1800 पर मंथ इज टैक्सेबल, एक्सीड 1600 सीसी 2400 पर मंथ इज टैक्सेबल, और ड्राइवर भी है तो 900 पर मंथ इज टैक्सेबल। और यहाँ पर रिकवरी माइनस नहीं होता है। और दूसरा कैटेगरी में गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा होता है टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो यूज खाली टैक्सेबल होगा, ड्राइवर भी दे रहा है तो सैलरी ऑफ ड्राइवर प्लस माइनस रिकवरी इज टैक्सेबल। और अगर मिक्स पर्पस के लिए दे रहा है तो अप टू 1600 सीसी 600 पर मंथ इज टैक्सेबल, एक्सीड 1600 सीसी 900 पर मंथ इज टैक्सेबल, ड्राइवर के साथ है तो 900 पर मंथ इज टैक्सेबल। हाँ, अगेन रिकवरी माइनस नहीं होगा। और सी में हमने बताया गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर, तो जो खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वही टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर सिर्फ रेगुलर एक्सपेंसेस प्लस सैलरी ड्राइवर माइनस रिकवरी इज टैक्सेबल। और यहाँ पर एग्जम्पशन का रूट है तो अप टू 1600 सीसी 1800 पर मंथ इज टैक्सेबल, एक्सीड 1600 सीसी अप टू 1600 सीसी 1800 पर मंथ इज एग्जाम, एक्सीड 1600 सीसी 2400 पर मंथ इज एग्जाम, ड्राइवर है तो 900 पर मंथ इज एग्जाम। तो यहाँ पर क्योंकि एग्जम्पशन का रूट है इसलिए रिकवरी इज एप्लीकेबल। ठीक है। अब देखो कैटेगरी, ये जो ए और बी का केस है, यहाँ पर गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। खर्चा किसको करना चाहिए था? एम्प्लॉयर को। खर्च गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की, तो खर्चा भी एम्प्लॉयर को करना चाहिए था। ये कैटेगरी बी में जाएगा, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्सेबल होगा। लेकिन ये थर्ड केस में देखो, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की, खर्चा किसको करना चाहिए था? एम्प्लॉयर को। लेकिन खर्चा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की, खर्चा किसको करना चाहिए था? एम्प्लॉय को, लेकिन खर्च कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर हो गया, तो ये कैटेगरी ए में आ गया। कैटेगरी ए परक्विजिट्स में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय दोनों टैक्स देगा। ठीक है। अब कैटेगरी सी परक्विजिट्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स है, और हमने आपको बताया था कैटेगरी ए और कैटेगरी बी करते वक्त बहुत सारे परक्विजिट्स हमने एग्जेम्प्ट किए थे, वही उसके का लिस्ट है। स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, यूज ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर एंड टेलीफोन इज एग्जेम्प्ट, गिफ्ट्स इन काइंड अप टू ₹5,000 इज एग्जेम्प्ट, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू इट्स एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्ट, द अदर एसेट विच इज 10 ईयर ओल्ड इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि 10% SLM जाता है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लोन फैसिलिटी अप टू ₹20,000 इज एग्जेम्प्ट, लोन गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इज एग्जेम्प्ट, क्रेडिट कार्ड क्लब इफ गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पस इज एग्जेम्प्ट, हेल्थ क्लब फॉर ऑल एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्ट, holiday home facility official purpose exempt, meal up to ₹50 per meal is exempt, meal in remote area is exempt। और मील के साथ हम लोग को वो भी लिखना था, टी और स्नैक्स
is exempt. Hotel accommodation transfer and up to 15 days exempt. Education facility up to ₹1,000 per month per child, maximum की कोई लिमिट नहीं है, exempt. Training of employees exempt. Scholarship exempt. Medical facility या medical reimbursement up to ₹15,000 exempt. Medical facility in own or government hospital exempt. ठीक है, इसमें कार फैसिलिटी फॉर ऑफिशियल पर्पस एग्जेम्प्ट, कार फैसिलिटी फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक एग्जेम्प्ट. ठीक है, इसके बाद चलिए प्रोविडेंट फंड. हमने प्रोविडेंट फंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया था. कौन कौन सा? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 और प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. यही अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकग्नाइज कर लेता है तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ठीक है, और इसमें 4 तरह के बातें थी. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और इंटरेस्ट और फिर लमसम विड्रॉल. और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इनकम है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इनकम में से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सेविंग है बेसिकली. इसीलिए हम लोग पूछ रहे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा या नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट इनकम है और लमसम विड्रॉल तो उसी का पैसा है, वो बाहर निकाल रहा है तो वो टैक्सेबल होना नहीं चाहिए. खैर, हमने कहा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड SPF में पहले देखते हैं नॉट टैक्सेबल. सेविंग है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा 80C में. और इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल और लमसम विड्रॉल एग्जेम्प्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11. तो कौन सा सिस्टम चल रहा है SPF में? EEE का. ई क्या है? जब फर्स्ट लेवल जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को हमने नॉट टैक्सेबल कर दिया और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे 80C का डिडक्शन दे दिया. फर्स्ट लेवल. सेकेंड लेवल क्या है? इंटरेस्ट, चाहे एम्प्लॉयर के ऊपर हो या एम्प्लॉय के ऊपर हो, दोनों ही हमने नॉट टैक्सेबल कर दिया. ठीक है, और लास्ट क्या है? जब लमसम विड्रॉ कर रहा है, और जब लमसम विड्रॉ कर रहा है तो भी हमने एग्जाम्प्ट. तो इसीलिए EEE का कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब ये एक तरह का ऐसा गुल्लक है जिसमें पैसा जाने के बाद, टूटने के बाद भी वो पैसा कभी टैक्स नहीं होता है. उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड. यहाँ पर तो कोई भी जनरल पब्लिक खुलवा सकती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम जनरल प्रोविडेंट फंड भी है. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता नहीं है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 80C का डिडक्शन मिल जाता है. और इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल और लमसम विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11. ये भी किस सिस्टम पे चल रहा है? EEE. उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड URPF में नॉट टैक्सेबल. लेकिन अगर ये वाला पैसा विड्रॉ होगा, लमसम विड्रॉ होगा, तब ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, इस पे 80C का डिडक्शन मिला नहीं, और जब 80C का डिडक्शन नहीं मिला, ये इनकम में से ही कंट्रीब्यूट हुआ था, ये ऑलरेडी पहले ही टैक्सेबल हो गया. अब लमसम विड्रॉल के समय ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा. नॉट टैक्सेबल सिंस ऑलरेडी टैक्स्ड. इंटरेस्ट जब हर साल इसको नॉट टैक्सेबल करते गए, लेकिन अब जब लमसम विड्रॉ होगा तब ये टैक्सेबल हो जाएगा. एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला वो सैलरी में चला जाएगा, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला वो अदर सोर्सेस में चला जाएगा. और लमसम विड्रॉल हमने टैक्सेबल अभी बता ही दिया आपको. अगेन, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सास इज टैक्सेबल. यानी कि अप टू 12% ऑफ सास टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सास इज टैक्सेबल. एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 80C का रिडक्शन मिल जाएगा, और इंटरेस्ट एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल हो जाएगा, और लमसम विड्रॉल एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12. EEE का कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है. यानी कि सारे प्रोविडेंट फंड पे EEE चल रहा है एक्सेप्ट URPF जहां पर EET चल रहा है. इसके बाद आते हैं ग्रेचुटी. ग्रेचुटी में हमने 3 तरह के एम्प्लॉयज बताए. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एंड अदर एम्प्लॉयज, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है और कवर्ड भी नहीं है तो वो अदर एम्प्लॉयज, यानी कि उसको ग्रेचुटी मिलेगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्री होते हैं कि उसको ग्रेचुटी मिलना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, और दोनों में लिमिट जो है कवर्ड या नॉट कवर्ड में 10 लाख की और लाइफ टाइम एग्जेम्पशन की लिमिट है, और दोनों में एक्चुअल है. फॉर्मूला में चेंज है. मैंने आपको बताया था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में ये एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन से जब हमने पूछा इनकम टैक्स एग्जेम्पशन कितना दोगे, बोला जितना ग्रेचुटी एक्ट बता देगा उतना एग्जेम्पशन देंगे. और ग्रेचुटी एक्ट में ग्रेचुटी का फॉर्मूला इस तरह से लिखा गया कि ताकि मैक्सिमम ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिल सके. तो ये बेसिक सैलरी प्लस 100% ऑफ DA एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है. तो बेसिक सैलरी प्लस 100% DA कब का है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डिवाइडेड बाय 26. डिवाइडेड बाय 26, 4 संडे हटा दिया तो एक दिन की सैलरी आ गई.
15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 डेज सैलरी आ गई, 15 वर्किंग डेज सैलरी आ गई इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आर से मतलब राउंड ऑफ करना है, यानी कि अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको 1 साल लेना है, तो 16 साल 6 महीने 1 दिन, तो 17 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और अगर अदर एम्प्लॉयज के केस में है तो एवरेज सास, और एवरेज सास कब का, एवरेज सास क्या है, एवरेज सास इज कंप्यूटेड फॉर लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। और सास का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डी इन ब्रैकेट प्लस कमीशन इफ। इसको हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 दिन की सैलरी आ जाएगी। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, आई से इग्नोर, यानी कि इग्नोर द पार्ट ऑफ मंथ, यानी कि 17 साल अगर 11 महीने भी है तो 17 साल से ही मल्टीप्लाई करना। और तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। पेंशन, पेंशन हमने बताया था 2 तरह के पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय है। और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, और प्राइवेट एम्प्लॉयज में डिपेंड करेगा वो रिसीव ग्रेचुटी और डू नॉट रिसीव ग्रेचुटी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कम्यूटेड पेंशन है तो गवर्नमेंट सिर्फ 1/3 ही निकालने देती है। अगर आपका फुल वैल्यू ऑफ पेंशन 9 लाख है तो आपको मैक्सिमम कितना निकालने देगी गवर्नमेंट, 1/3। अगर आपको ग्रेचुटी भी मिल रहा है तो 1/3 से ज़्यादा अगर विड्रॉ करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है रिसीव ग्रेचुटी 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, तो एक्सेस ऑफ 1/3 ऑफ विड्रॉल इज टैक्सेबल। और अगर ग्रेचुटी भी नहीं मिल रहा है उसको तो ऑब्वियसली एग्जेम्पशन उसको ज़्यादा चाहिए, तो हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी, लीव सैलरी का मतलब क्या बताया था, छुट्टी के दिन अगर आप काम करेंगे, छुट्टी के दिन घर बैठना चाहिए था आपको, घर नहीं बैठे आप काम पे आ गए, तो छुट्टी वाले दिन जो काम करने का जो पैसा मिलता है उसी को क्या कहते हैं, लीव सैलरी बोलते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुल्ली एग्जेम्प्ट है और प्राइवेट एम्प्लॉयज में जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन अलाउ करते हैं वो कितना दिन का करते हैं, 300 डेज का। 300 डेज डिवाइडेड बाय 30 कितना हुआ, 10 महीने का एक्यूमुलेशन अलाउ करते हैं वो। और अर्न लीव जो कैलकुलेशन होती है वो हर मंथ का, सॉरी एवरी ईयर, 1 साल का कितना दिन का छुट्टी देते हैं, वो 30 दिन अलाउ करते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा होगा प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में तो वो 30 दिन तक का लिमिट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला, मैक्सिमम कितना है 3 लाख लाइफ टाइम एग्जाम्पशन, एक्चुअल लीव सैलरी 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी। समझ में आ गया 10 मंथ्स कहाँ से आ गया, और अर्न लीव इन मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी का मतलब लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और ग्रेचुटी नॉट कवर्ड में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट था। और इन चारों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना। और यहां पर अर्न लीव कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड माइनस लीव इन कैश। और लीव एंटाइटलमेंट क्या बताया था, मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। तो सैलरी रिवीजन हो गया, मुबारक हो।